वेलकम टू रीड राइट। आज हम बात करेंगे हमारे रोड मैप की। हम तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कौन करता है, क्या होती हैं, आपको लूप होल्स क्या होंगे, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे कम फोकस करना चाहिए, और आपका जो है हमारा सीक्वेंस क्या होगा, आप में से कौन से लोग होंगे जो आगे जा पाएंगे, कौन से लोग होंगे जो दरमियान में छोड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे 2022 का जो भी रिज़ल्ट आया उससे स्टार्ट करेंगे। 2022 का भी रिजल्ट आया तो अभी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो आपने देखा होगा, काफ़ी डीएमसीज देखी होंगी, काफ़ी देखा कि रिजल्ट जो था 1.93% आया। ऐसा ही है, यानी कि अगर 100 कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया था पेपर तो उसमें से 98+% जो थे वो फेल हो गए। हम 98 कर लेते हैं। और पास कितने हुए? 2 लोग पास हुए। हर 100 में से 2 लोग पास हुए और 98% फेल हो गए। पहली बात। अब आइए उनका रीजन देखते हैं, वो उनके फेलियर का रीजन क्या था, किस सब्जेक्ट में फेल हुए। तो पहले हम देखते हैं कि फेल और पास होता क्या है। आपको पता है कि सीएसएस के अंदर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 40 वाला पास होता है कंपल्सरी के अंदर, और इसी तरीके से जो ऑप्शनल्स हैं उनके अंदर 100 में से 33 वाला पास है। आइए जरा लिस्ट लिखते हैं कंपल्सरीज की और देखते हैं कि किस तरह चलते हैं जी। कंपल्सरी में पहला पेपर है जी एसए का, जो कि इंग्लिश एसए है। दूसरा है जी प्रेसी एंड कंपोजिशन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास जीके के पेपर होते हैं, वो 3 पेपर्स हैं। नंबर 1 इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये जीके 1 है। जीके 2 में है करंट अफेयर्स। जीके 3 में है पाकिस्तान अफेयर्स। और देन इज इस्लामियात, ये अलग से है। अब देखिए ये जीके 1, जीके 2, जीके 3, इनके अंदर आपको 40-40 नंबर इंडिविजुअल ना लेके भी आप पास हो सकते हैं। अगर आपके इन तीनों में 120 मार्क्स आ गए तो आप पास हैं। अगर आप इस साल के डीएमसीज देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान अफेयर में सिंगल डिजिट में आए हुए नंबर। इस दफा जो है पाकिस्तान अफेयर जो लो स्कोरिंग गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जिन्होंने जनरल साइंस में ज्यादा नंबर लिए, करंट अफेयर्स में ज्यादा नंबर लिए, तो वो तीनों को कंबाइन करके उन्होंने 120 ले लिए, वो फेल नहीं हुए सीएसएस के अंदर। डिस्पाइट 5, 7, 8 नंबर लेने के बावजूद जो थे वो फेल नहीं हुए जीके के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम जो है ना इनके ऊपर तवज्जो उतनी ना भी दें, तवज्जो देंगे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तवज्जो नहीं देनी, मैं कंपैरेटिव तवज्जो की बात कर रहा हूं, ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फेल कराने में क्वेश्चन मिल जाता है हमें एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, अब क्या रह गया जी? एसए और कंपोजिशन। एसए में मेजॉरिटी फेल हो गई। क्यों? ये एक ही सवाल है 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर वाले ने पास होना है। वो उसको पसंद आया, आप पास हैं, उसको पसंद नहीं आया, फेल है। वो क्यों पसंद आता है, क्यों नहीं आता, उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ गया जी? एसए हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? कंपोजिशन। और इस्लामियात भी जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट के, क्योंकि अगर इसमें भी 39 आ गए तो आप फेल इन ऑल हो जाएंगे। ऑल योर एफर्ट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को जानता हूं कि जिनके जो है बहुत अच्छे मार्क्स थे, इस्लामियात में 37, 39 पे भी फेल हो गए। मैं डीएमसी भी शेयर कर दूंगा आपसे, देखिएगा कि उनका जो है ना सारी की सारी मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपना सीक्वेंस जो था, किसी ने करंट अफेयर्स पे, किसी ने पाकिस्तान अफेयर्स पे ज्यादा तवज्जो दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो मेजर तवज्जो थी वो हट गई वहां से। ठीक हो गया? अभी हम बात करेंगे कंपल्सरी की, उसके बाद आएंगे हम ऑप्शनल्स के ऊपर, कि ऑप्शनल के अंदर किस तरीके से क्या कर रहे हैं, नंबर कैसे लेंगे और सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, उस पर भी बात करते हैं। पहले हम कंपल्सरी की बात करते हैं। अब एसए में जो है ना, मुझे ये बताइए आप में से कितने लोग जो है उनको ये पता है कि एसए के जो एग्जामिनर ने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, एफपीएससी के एग्जामिनर ने, जो एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, आप में से कितने लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ी हुई है? वही 1-2 लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी हुई, 2-4 लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी हुई है। नाउ इमेजिन फ्रॉम अ कंप्लीट क्लास 1-2 लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी हुई है और मेजॉरिटी ने शायद सुना भी नहीं होगा। 2018 से मैं स्टार्ट लेता हूं। 2018 में क्या हुआ?
जो उन्होंने जो क्राइटेरिया था वो लीनियंट रखा और 560 प्लस लोग पास हो गए। ठीक है, ज्यादातर लोग पास हो गए। फॉर द रीजंस नोन टू एफपीएससी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया किया और अगले ही साल 2019 में जो रिजल्ट था 2019 के अंदर क्या हुआ, बहुत कम लोग पास हुए, अराउंड 300 प्लस लोग पास हुए। इसमें 500 प्लस थे, इसमें 300 प्लस लोग पास हुए, 200 का डिफरेंस आ गया, परसेंटेज बहुत नीचे चली गई। जब एफपीएससी ने देखा कि जो ज्यादा कैंडिडेट्स किस में फेल हुए थे, एसए में फेल हुए थे, उन्होंने क्या किया एफपीएससी ने अपने 4 साल के एक्चुअल एग्जामिनर्स को, जिन्होंने सीएसएस के पेपर चेक भी किए थे और बनाए भी थे, उनको कहा कि आप यूं कीजिए, एक कोई तरीकाकार बताइए कैंडिडेट्स क्या गलतियां करते हैं और उनको कैसे लिखना चाहिए ऐसे को। ठीक है, तो 2019 के जब रिजल्ट के आने के बाद उन्होंने एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की, पब्लिश की एक एग्जामिनर रिपोर्ट, गुड एसे एग्जामिनर रिपोर्ट, सिर्फ एसे की अलहदा से। ठीक है जी, मैं आपको भिजवा दूंगा अभी। ठीक है, उसके अंदर 4 एग्जामिनर्स ने तरीकाकार बताया सीएसएस के एसे को लिखने का। मैंने नहीं बताया। अब मेरे पास ढूंढ के आ गए, किसी XYZ के पास चले जाएंगे कि वो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, सारे ठीक पढ़ाते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ाना कैसा होना चाहिए, जैसे कि एफपीएससी का एग्जामिनर कहेगा, ऐसा ही है। आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको कहता हूं कि ऐसे को स्टार्ट करना है XYZ के तरीके से, और एग्जामिनर सारे मिलके कह रहे हैं कि आपने ABC के तरीके से लिखना है, तो किसके तरीके पर अमल करना चाहिए आपको? एग्जामिनर के। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर टैग है, मेरे ऊपर काफी चीजें हैं, मैं यहां पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स काफी हो गए, पास हो जाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं ये XYZ ठीक है। गलत अप्रोच है ये आप लोगों की। देखिए, कहीं भी जाइए, जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर देखिए कि एफपीएससी के एग्जामिनर क्या कह रहा है। अगर वैसे ही असिस्टेंस मिल रही है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी उस रिपोर्ट पे आगे बात करेंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट्स जो है खुद ही मिसगाइडेड हुआ। उसकी स्टार्ट कहां से करना चाहिए था उसको, कि पहले देखे कि एफपीएससी क्या कहता है, फिर देखेगा किस किस के पास जाना, क्या करना है। हमने यहां तो गए ही नहीं, तो इन्होंने जो इन्यूमरेट की हुई है चीजें, उनके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो आपकी ग्रामर है। यकीन कीजिए, मेरे इतने इट्स मोर देन अ डेकेड मुझे पढ़ाते हुए हो गया, ये 98% रिजल्ट आया ना, मैंने अभी 98.2% रिजल्ट आया, वो ठीक आया क्योंकि 98 क्या 99% लोगों की ग्रामर ही नहीं ठीक। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट चेक होकर मिला करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सिर्फ असाइनमेंट्स की गलतियां क्या होंगी, ग्रामर की होंगी, बाकी आइडियाज तो के वो बात की बात आएगी ना। आपने डू डस की मिस्टेक की होगी, हैज हैव की मिस्टेक की होगी, ये सारी मिस्टेक्स की होंगी, आपको आइडिया ही नहीं है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां पर जाएंगे आपको कहानी सुनना शुरू कर देंगे, मेरे पास आएंगे, मैं आपको कहानी सुनाऊं जी, ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव, फेमिनिज्म के अंदर मैं डेमोक्रेसी पे ग्रीक से स्टार्ट की, रोम के अंदर कैसे इवॉल्व हुई, आपको सारा कुछ आ गया। लेकिन आपने तो लिखना था, दैट टू इन इंग्लिश। आइडियाज का फुकदान नहीं है, आपको आइडियाज तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। आपको कहीं पर बहुत अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मेरे से बहुत नॉम चॉम्स्की के लेक्चर पढ़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन सीएसएस का जो एग्जाम था, वो एग्जाम के अंदर आपने लिखना था, और लिखना था इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। पहली बात ठीक हो गया। जब तक ये ठीक नहीं होगी हम आगे जा ही नहीं सकते। ये थोड़ी सी भी गलती हो गई आप फेल है। ये बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद हम कहां पर आएंगे, हमारी जी रेलेवेंस के ऊपर। रेलेवेंस, अब रेलेवेंस क्या कहते हैं, वो पूछता कुछ और है, आप लिख कुछ और देते हैं। वो पूछता है कि डज टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, एक क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर्स के अंदर। आपने क्योंकि आपको क्लास में पढ़ाया गया था टू नेशन थ्योरी, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया और लिखना शुरू हो गया, टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान हो गए, उसने ये किया वो किया, पूरी की टू नेशन थ्योरी लिख के आ गए। नो, दैट वाज नॉट नीडेड। वो पूछ रहा था कि क्या टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है फॉल ऑफ ढाका के पास, तो आपका जवाब भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए कि भाई यस करती है या नहीं करती, कैसे करती है, वो आगे चल के हम बताते हैं। रेलेवेंस, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंजीनियरिंग जो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम की टर्म्स को देखा, की टर्म पे लिखना शुरू हो गए, ग्रामर भी ठीक थी, मैंने बहुत अच्छा लिखा था, नहीं अच्छा लिखा होगा लेकिन इररेलेवेंट लिख दिया।
मैं आपसे आपका पूछूं नाम, कि आपका नाम क्या है, आप कहें कि नाम एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग जाने जाते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स, यू नो, फ्रेंच नेम, ये वो, एनिमल्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कहानी शुरू कर दें, दैट वाज नॉट नीडेड, और उसके एंड में जाके कहें कि मेरा नाम तैमूर है, तो वुड दैट बी जस्टिफाइड, वुड दैट, डोंट यू थिंक इट वुड साउंड एब्सर्ड, अजीब लगेगा ना ये। तो आपको जो है रेलेवेंट रहना है। और तीसरी बात है जी एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के ऊपर आपको लगेगा कि आपको जो वोकैब जो है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की चाहिए, एग्रावेट का वर्ड यूज करें, इस तरह के वर्ड यूज करें। नो, एक्सप्रेशन का मतलब है द सिंपलर द बेटर। अगर आपको इतना एक्सप्रेशन आता है कि माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मैं अगर आपको कहूं कि अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल, ही इज अ टाइडी, ही कीप्स हिज यू नो थिंग्स टाइडी, ये वाली अंग्रेजी चाहिए, आप पास हो जाएंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक असूल है कि आपको इजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में अपनी बात कन्वे करनी है अपने रीडर तक, आपके एग्जामिनर तक। अब वो कर दीजिए, रेलिवेंट रह के यूर पास। लेकिन आपका 98% यहां पर गलती है, बाकी थोड़ी 2% जो है ना नीचे गलती आती है, तो इस वजह से ऐसे में फेल होता है। अब ऐसे को कैसे लिखा जाएगा, एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं, ऐसे को लिखने के 101 तरीके हैं, और वो 101 तरीके आपको पास भी करवा देते हैं। मेरे पास आए, मैंने एक तरीका कर बताया, किसी के पास गए उन्होंने और तरीका कर बताया, किसी और के पास, सारे तरीके पास करने के हैं। लेकिन जो सेफर तरीका है, जो कंपैरेटिवली सेफ है, वो कौन सा है, जो एग्जामिनर बता रहा है। ठीक है, हम उसी पैटर्न पे चलेंगे जो एग्जामिनर ने बताया, ना कि XYZ ने। क्यों? क्योंकि किसी का पास हो गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि आपने जो है डायरेक्टली स्टार्ट लेना है, क्योंकि एग्जामिनर्स कह रहे हैं डायरेक्टली स्टार्ट लें, और FPSC की बुक भी कह रही है कि डायरेक्टली स्टार्ट लें। आप कहते हैं कि सर फलां जो है, फलां मैंने कैंडिडेट को देखा, उसकी सो एंड सो पोजीशन थी, टॉप किया हुआ था, उसने कहा मैंने तो एनेक्डोट लगाया था, मैंने शुरू में एनेक्डोट, आई प्लेस्ड एन एनेक्डोट, यू नो कि एनेक्डोट थोड़े से उसको कहते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि मैंने जो है ना यहां से मैं जनरल टू स्पेसिफिक पे आया था, ठीक है, आपने कहा वो तो उसको तो पास है। उसका जवाब मैं ये देता हूं, फर्ज कीजिए आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं, उसकी स्पीड लिमिट है 120। एक कैंडिडेट क्या करता है, एक ड्राइवर क्या करता है, वो 200 की स्पीड पे वो कहता है जी यार मैं 200 की स्पीड मार के मैं चला के मैं पहुंच गया इस्लामाबाद 3 घंटे के अंदर। तो आप 200 की स्पीड पे जाते हैं और आपको जो पुलिस वाला रोक लेता है, आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरा दोस्त अभी 200 पे गया था, उसको नहीं पकड़ा आपने? कैन यू से दैट? वो निकल गया, वो निकल गया, आप अपनी गलती के जिम्मेदार होंगे। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि 120 की स्पीड से ओवर नहीं जानी है, आपने ओवर नहीं करना, तो यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द स्पीड लिमिट ऑफ 120। ये 120 वही लिमिट है जो FPSC के एग्जामिनर ने सेट कर दी कि जो है वो आपने उसे क्रॉस नहीं करना। कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, क्या, वो हम FPSC के एग्जामिनर के मुताबिक करेंगे। ठीक हो गया? चलें, अब आते हैं प्रेसी के उसके पेपर के ऊपर। मिथ्स अगेन, उसमें पहला क्वेश्चन है जी प्रेसी का सब्जेक्टिव 20 नंबर की होती है। फिर होता है जी कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन आता है जी आपके पास, ये भी 20 नंबर का है जी। 10 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, उसके बाद करेक्शन आती है जी आपके पास, ये भी 10 नंबर की है। पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, इन दोनों में से दोनों चीजें कभी कभी याद नहीं, आजकल एक आ रहा है, ये 5 से 10 नंबर की होती हैं, कीपिंग इन व्यू। देन इज एनालॉजी, ये 5 नंबर की होती है। देन इज पंक्चुएशन, सॉरी, या नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ये भी 5 नंबर की है। देन प्रीपोजिशंस होती हैं, ये भी 5 नंबर की होती हैं। इस तरीके से चलता है। अब देखिए, एक पहली मिथ तो ये दूर कर लीजिए कि प्रेसी में, अगर प्रेसी के पेपर में सिर्फ प्रेसी फेल है तो बाकी पेपर फेल है। क्यों? क्या 20 नंबर का पेपर था, 80 मार्क्स आपके ठीक हैं। वो कहने का मकसद ये होता है टीचर्स का कि प्रेसी अगर ठीक नहीं हो पाएगी, आपसे नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है बाकी अंग्रेजी भी नहीं आती होगी आपको। समझ रहे? ये कहने का मकसद होता है। इससे होता क्या है, आप इतना डरते हैं कि आप सिर्फ प्रेसी पे तवज्जो देते हैं, ना कॉम्प्रीहेंशन, ना ट्रांसलेशन, ना करेक्शन, ना पेयर्स, ना इडियम, आप बाकियों पे तवज्जो ही नहीं देते। अब मेरे स्टूडेंट्स के नंबर देखिएगा, वो कंपोजिशन में थोड़े से ज्यादा नंबर होते हैं, एवरेज से ज्यादा नंबर होते हैं, 10-15 नंबर ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं कि हम तमाम चीजें पढ़ते हैं। हम स्टार्ट कहां करेंगे? टेंसेस स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पूरी की पूरी जीरो से।
फिर हम आएंगे, हम करेक्शन भी पढ़ेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स इडियम्स आपको मेमोराइज करने हैं, कैसे मेमोराइज करने हैं, उनके सेंटेंसेस कैसे बनाने वो मैं आपको बताऊंगा। एनालॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पंक्चुएशन, नरेशन आई विल टीच यू। प्रेपोजिशन आपको मेमोराइज करनी है, जो मेमोराइज करनी है वो आप मेमोराइज करेंगे, जो पढ़नी होगी वो हम जीरो से पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। और ये पंक्चुएशन, नरेशन, करेक्शन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि ग्रामर के अंदर हमारा सिंटैक्स ठीक नहीं होगा, टेंसेस की बेसिस नहीं आती होगी, हमें प्लेसमेंट नहीं पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब ये कहां पर होते हैं जी, इनकी प्लेसमेंट क्या बेसिक, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे जाएंगे, राइट। तो बेसिक्स पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। 20 नंबर पे इस पे भी तवज्जो देंगे हम, लेकिन इस पे भी देंगे, इस पे भी देंगे, तमाम चीजें ही करेंगे, एक एक चीज हम जीरो से करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो कभी भी आपने जो है ना किसी चीज को कम तवज्जो नहीं देनी, जिसकी जितने बनते हैं उतनी ही तवज्जो देनी है। 5 नंबर की पंक्चुएशन नरेशन आती है, इसके लिए मैं 3-3 घंटे डेली नहीं लगा सकता। मैंने एक दफा पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, दैट वुड बी इनफ। तो हम प्रोपोर्शनल जो है ना तैयारी करेंगे, जिसको जितने नंबर होंगे उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। अब आते हैं जी हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स के ऊपर। मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद इस्लामियत पे चले जाएंगे, फिर उसके ऊपर बात करते हैं ऑप्शनल्स के ऊपर, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा जो मुझे जो आता है आप लोगों का, जो भी नए कैंडिडेट्स आते हैं वो कहते हैं कि करंट अफेयर्स मुझे नहीं आता, मुझे करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए, करंट अफेयर बहुत मुश्किल है। और कहीं भी जाएंगे वो आपको जो है ना करंट अफेयर्स पे हम भी पढ़ेंगे, सारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कि एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन करते क्या है कि आपका 60% जो कंपल्सरी का सिलेबस जो है उसको करंट अफेयर पे डाल देता है कि ये आपको एसए में भी हेल्प करेगा, ये करेगा। एसए में कोई हेल्प नहीं करेगा, आइडियाज तो आपको मिल जाएंगे, मैं पढ़ा दूंगा आइडियाज जो है ना आपको, ठीक है, उसके जो उसके होंगे। एसए को लिखना होता है जी, सिर्फ आइडियाज नहीं है, आइडियाज तो कहीं से मिल जाएंगे। आप अब बुक पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, वहां से आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के कितने टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स का 100 नंबर का पेपर है, 1100 नंबर के और पेपर्स हैं। ठीक हो गया जी। लोग कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बाकी सीएसएस तैयार हो जाता है। मैं कहता हूं बाकी सीएसएस तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा आपको खुद ब खुद ही। 100 नंबर का पेपर जिसके अंदर एवरेज आ रहे हैं 40 से 50 नंबर, उसके ऊपर आप तवज्जो दे रही है 70 to 80%, आपको डरा भी वो 70 to 80% रहा है, बाकियों पे दे रहे 20-30%। कभी करंट अफेयर में फेल होते देखे कभी किसी को? हैव यू एवर सीन इट? कोई फेल हो गया करंट अफेयर्स में? अगर होता भी है तो क्वेश्चन कहां से मिल जाता है? पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस से आप पास हो जाते हैं। नंबर लेने ज्यादा तो लेंगे हम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हमारे नंबर 70s में भी आएंगे, 60s में भी आते हैं, बट द इशू इज दैट कि उसको उतनी तवज्जो दीजिए, उतना ही परेशान हो जितना कि जरूरी है। अननेसेसरीली उसके ऊपर आपने तवज्जो या परेशानी नहीं करनी। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो न्यूमरेट किए गए सारे पढ़ेंगे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं 70% जो है ना आपको करंट अफेयर्स पे ही लगा दूं। अननेसेसरी चीजें की जा रहे हैं। 2022 का जब रिजल्ट सीएसएस होने वाला था मई के अंदर, उससे पहले तरीके आदम एतमाद आ गई थी, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस जो था। अब कैंडिडेट ने मुझे कहना शुरू किया, सर ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे। अब वो पढ़ी जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा करंट अफेयर्स के, दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू। वो पढ़ी जा रहे हैं अननेसेसरली, एंड मैंने वो नहीं आया। करंट अफेयर्स के अंदर ये चीजें नहीं है कि आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। उन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस के मुताबिक देख लेंगे। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान है, रिलेशंस हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, कुछ नेशनल अफेयर्स हैं, बस दैट्स इट। सारे हमें पता होते हैं कौन कौन से, हम कर लेते हैं, ठीक है। यूक्रेन रशियन वॉर थी जो है ना, उसके बाद चाइना यूएस का जो आपस में चल रहा है, उनकी ट्रेड वॉर चल रही है, वैसे उनकी कोल्ड वॉर टाइप चल रही है, वो चल रही है। उसके बाद ये वाले इवेंट्स हैं, अभी अफगानिस्तान का इशू है, ये करंट इशूज है, बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अननेसेसरीली जो है ना हम क्या करते हैं, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं। उसके बाद इस्लामियात के ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और उर्दू में रख लें, अंग्रेजी में रख लें, वो उस पर भी डिबेट कर लेंगे क्या करना है। अब आते हैं हम ऑप्शनल्स की तरफ। ऑप्शनल सिलेक्शन के ऊपर तो मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा ही, अभी के लिए थोड़ी सी बात करते हैं ऑप्शनल के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ऑप्शनल के जो स्कोरिंग ट्रेंड्स हैं वो मैटर करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि स्कोरिंग ट्रेंड्स मैटर करते हैं। पिछले साल फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री सुपर हिट थे, ज्यादा नंबर दिए, इस साल उन्होंने इतने ज्यादा नंबर नहीं दिए। इस साल सोशियोलॉजी और पब्लिक एड और अकाउंटिंग जो थे और फिजिक्स, ये लो स्कोरिंग है, इस साल के हवाले से लो स्कोरिंग है, ठीक है जी। पंजाबी या लैंग्वेजेस जो है वो अमूमी तौर पे ज्यादा स्कोर देती हैं, ठीक है जी। 4 चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप करेंगे अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन। पहला है आपके स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या हैं, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स कैसी है आपकी, जो है ना आपको उनका सिलेबस कैसा, अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स कैसी है, चौथा आपका एप्टीट्यूड,
कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप मेमोराइजेशन ज़्यादा करके आराम से कर सकते हैं, कुछ में आपको एनालिसिस करना है, लिखना ज़्यादा है। अगर आप लिखारी बेहतर है तो आप वो वाले करेंगे, अगर आप मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो वाले करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करेगा जी, ठीक है। तो ये एक बेसिक से मैंने रूडिमेंट्री से आपको बता दिया। तो ये हमारा जो है ना तरीक़ाकार होगा, रोड मैप होगा, और हम इस तरीके से लेके चलेंगे। हम कंपल्सरी से स्टार्ट करेंगे। हम पहले कोई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे कंपल्सरीज के जो है ना वो क्या होता है, पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करेंगे, इस्लाम में, ऐसा ताकि वो बेसिक्स आ जाएं। उसके कुछ अर्से बाद फिर हम अंग्रेजी स्टार्ट करते हैं, और जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्रिज्यूम करेंगे कि अंग्रेजी जब मैं आपकी स्टार्ट करूंगा तो मैं प्रिज्यूम करूंगा वो सिर्फ आपको ABC आती है। पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सिर्फ आपको पाकिस्तान का नाम आता है और कुछ नहीं आता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं से ही आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। नाउ योर क्वेश्चंस, मुझे अपने क्वेश्चंस कीजिए, मुझे बताइए जो आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए जी, प्लीज़ क्वेश्चंस कीजिए। जी जी पूछिए जी। देखिए, अगर हैंड राइटिंग आपकी अंग्रेजी में बेहतर है, अंग्रेजी में इंग्लिश, इस्लामियात जो इंग्लिश में रख लीजिए। अगर हैंड राइटिंग उर्दू में बेहतर, उर्दू में रख लीजिए। देखिए, मैं अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि उसकी मैं कंटेंट तो आपको हर जगह से मिल जाएगा ना, कंटेंट इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं बात ये नहीं कर रहा। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आपको इंग्लिश या उर्दू जिसकी हैंड राइटिंग बेहतर है उसमें रख लीजिए, दैट इज इट। ये बस हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, ज्यादा बेहतर होगा जी। जी कोई भी न्यूट्रल नहीं है। देखिए दो, अगर मैं मीडिया बीइंग स्टूडेंट ऑफ मीडिया, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मीडिया जो होता है ना हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, ये कोई मसला होता है तो इंडियन मीडिया और रिपोर्टिंग करेगा, पाकिस्तान मीडिया और रिपोर्टिंग करेगा। अगर आप रशियन टुडे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो यूक्रेन रशिया का और वर्जन आएगा, वेस्ट का पढ़ेंगे तो और वर्जन आएगा। मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर जो है अभी के लिए मैगजीन या अखबार पढ़ना नहीं है, टू स्टार्ट विद। अभी के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा। अखबार तब पढ़ाता हूं, ये तब कहता हूं मैगजीन, कि जब आपने बेसिक्स जो है वो ठीक कर लिए हो, अपनी अंग्रेजी ठीक होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, चीज़ें कर लिए, वो बाद में करेंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ लेंगे फिर उसके ऐड ऑन करने के लिए ग्रामर ठीक है, चीज़ें ठीक है, लिखना आगे, यूक्रेन रशिया का आपको बैकग्राउंड पता चल गया। बैकग्राउंड के लिए तो हम जो है ना अब यहाँ पर वो बता देंगे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रशियन वर्जन लिख दें, आप वेस्टर्न वर्जन लिख दें, एज लॉन्ग एज यूर सब्सटेंशिएट अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से आर्गूमेंट्स के साथ, यू आर राइट, ठीक हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, मेरी स्कीम ऑफ स्टडी में अखबार सबसे एंड पे आता है। पहले बेसिक्स करेंगे, ठीक करेंगे, सारा कुछ पढ़ के फिर अखबार पढ़ेंगे। पूरा साल पढ़ा हुआ ये उसके ऊपर किया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी बिल्कुल, वो तो आपकी देखिए जो मेरे पर टेस्ट्स हैं यहाँ पे, वो 3 किस्म के टेस्ट होंगे। एक जो है ना स्केड्यूल टेस्ट होंगे आपका, जो है ना आप पिछले जो सेशन चल रहे हैं उनके देख लीजिएगा, स्केड्यूल टेस्ट होंगे। टेस्ट आपके जो है ना आपके वीकली स्केड्यूल के अंदर आ जाएंगे कि स्केड्यूल टेस्ट है। एक होंगे जो क्लास के अंदर आपको लिखवाए जाएंगे, क्लास टेस्ट होंगे। एक होंगे होमवर्क के तौर पे जो टेस्ट दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो 3 किस्म के टेस्ट होंगे। वो आप यूं कीजिए, कैसे टेस्ट का वो क्या होगा स्केड्यूल, आप जो पिछले सेशन चल रहे हैं उनको जाके पता कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे होना टेस्ट। वो तो सर्टनली यस ऐसे ही है ना, वही मैं बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्रिपरेशन जो है वो लिखने से आएगी, पढ़ने से तो आएगी लेकिन लिखने से आती है। 20% है पढ़ना, 80% है लिखना, ठीक है जी। जी मैटर करती है। अगर 3000 कहा है उसने तो आपको तकरीबन को 22-2400 वर्ड्स, 80% तो लिखना है ना आपने। अब लोग फिर कहेंगे मैं 1500-1600 लिख के आ गया था, तो आप वो नहीं कर सकते। फिर वही मिसाल कि अगर 200 की स्पीड पे कोई निकल गया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप भी निकल जाएंगे। अगर आप पकड़े गए तो फिर पकड़े गए, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट, ठीक है जी। और कोई नहीं, अभी तो पोस्टपोन किया ना उन्होंने उसका एमपीटी जो है, एमपीटी पोस्टपोन किए, दूसरे पोस्टपोन नहीं किए। उसकी जो एक्चुअल डेट है वो उसी के मुताबिक ही होगा, हम उसी के मुताबिक ही तैयारी करेंगे। अगर पोस्टपोन होगी तो फिर देख लेंगे। हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी 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 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यार वो तो एंड पे होगा, अक्टूबर में आएगा जाके। हाँ वो तो हम कर लेंगे, एमपीटी की तैयारी कर लेंगे, डोंट वरी, कोई उसके अंदर नहीं है। वो अभी 24 वाले को दे रहा है, अभी 24 वाले को दे रहा है। और कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं जी। देखिए बैच के अंदर ना जो क्लासेस होती है वो सेम होती है, ड्यूरेशन भी सेम होता, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन की हुई है, हमने नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा कर दी हुई हैं, डेज उतने रहेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा की हुई है, ठीक है ना जी। उसके हवाले से जी एनीथिंग एल्स? हैंड राइटिंग मैटर तो करती है जी,
मैटर इतना भी मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर करती है। अब देखिए दो पेपर आते हैं, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग है, एक नॉर्मल सी है, तो जो खूबसूरत होगी उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ना, उसको पढ़ने का दिल करेगा, तो मैटर तो करती है। लेकिन इस दफ़ा मेरे एक स्टूडेंट पास हुए हैं, वो हुई हुई हैं, उनका आप देखिएगा कि वो उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही इलिजिबल है, लेकिन वो भी पास हुए हैं, तो इतना कोई नहीं है, थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, वरना बेहतर नहीं कि तुम नीट कर लेंगे। मैं आपको बताऊँगा, आई विल टेल यू पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स कैसे होनी चाहिए, मार्जिन कैसे लगाने हैं, कैसे करना है, नीट कैसे करना है, पेन कौन सा यूज़ करना है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। बस अब रेगुलर हो जाइएगा, ठीक है? जस्ट बी रेगुलर, कम इन टाइम एंड दैट इज इट, रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ यू। और कुछ नथिंग? चले, मेरे अजान भी हो रही है, चल ऑफ करते हैं, ठीक है? आपके कोई भी क्वेरीज होंगी, मैं साथ ऑफिस में ही होता हूँ, वहाँ पर आके मुझसे मिल लिया करेंगे जो ऑनलाइन वाले हैं। जी एक मिनट, कमल बुखारी ने क्वेश्चन एड्रेस किया, सॉरी कमल मैंने देखा नहीं आपको, प्लीज़। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है कमल, बहुत कम आ रही है आवाज़ आपकी। यस यू आर। जैसा कि देखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो स्टडी में तो वही सीएसएस कर पाते हैं, तो मेरा जैसे कि बीए सिंपल है तो अच्छा कमल, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब क्वालिफाई किया था, मैं खुद भी बीए पास था। मैं खुद भी, मेरी जब मैंने क्वालिफाई किया था, मैं बीए पास था, 14 ईयर्स एजुकेशन थी मेरी, मैंने मास्टर्स नहीं हुआ था, बाकी क्वालिफिकेशन बाद में की। तो पहले तो ये मिथ निकाल दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने तैयारी कैसे की है, आपकी इंग्लिश कैसी है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आपकी अंग्रेज़ी कैसी है, उससे फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी? चलें, दैट इज़ इट। मोराल अपना हाई रखिए, और जब तक मोराल हाई नहीं रखेंगे कुछ भी नहीं